अभी आ रही बेटा आवाज ठीक से? यस सर। यस सर ठीक है। तो देखो बच्चा, इस वाले में हमने कहा बेटा कि एक पार्टिकल जो रेस्ट में आ गया, एक पार्टिकल जो रेस्ट में आ गया उसकी वेलोसिटी 0 हो गई बेटा, है ना। और दूसरा वाला जस्ट एस्केप किया, जस्ट एस्केप किया बेटा, मतलब इसकी वेलोसिटी एस्केप के बराबर, है ना। yes, देख तो बेटा सॉल्यूशन में हम ये कह सकते हैं ना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, बोलो बेटा, कर सकते हैं? बोलो, टेंजेंट के डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ना बेटा। तो पहले हमारा देखो, टेंजेंट के डायरेक्शन में जो टोटल मास है ये m1 प्लस m2, ये जा रहा है कितने स्पीड से? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल स्पीड जा रहा है बेटा। इसमें से एक मास, फर्स्ट वाला मास, ये रुक गया, है ना बेटा। और दूसरा मास m2 वो इसके वेलोसिटी से मूव कर गया बेटा। बोलो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो देखिए बेटा m1 प्लस m2 इंटू v नॉट इज इक्वल टू m2 इंटू √2 v ऑर्बिटल होगा। तो v ऑर्बिटल कैंसिल हो गया, m1 इक्वल टू कितना होगा? m2 ऑफ √2 माइनस 1। इसका मतलब m1 बाई m2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1। ये लेस देन 1 आया ना बेटा? बोलो, यस सर। 1 से कम आया ना बेटा इसमें। इसका मतलब क्या है कि m1 हमारा छोटा है बेटा और m2 बात ज्यादा है हमारा, है ना। इसका मतलब कौन एस्केप किया? बोलो, इसका मतलब हैवियर एस्केप किया। बोलो, ये बात समझ में आई? ठीक है, यस सर। लिख लो। लक्ष्य पूछ रहा है क्या 15 अक्टूबर से कोचिंग ओपन होगी? देखो बेटा, प्लान तो कर रहे होंगे लोग, ऑब्वियस ही बात है, कोशिश तो की जा रही होगी। मेरे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया। इरेज कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं बेटा, लिख लो, सोल्यूशन लिख लो। देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखो। मान लो कोई सैटेलाइट इसके अराउंड घूम रहा है और इसका जो रेडियस है बेटा ये 7r के बराबर है, और r जो है वो इसका हमारा रेडियस है, प्लैनेट का रेडियस है। कैपिटल M बेटा प्लैनेट का मास, कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट, कैपिटल R प्लैनेट का रेडियस, और ये हमारा है बेटा 7r। ठीक है, और कहता है बेटा S जो हमारा है, S हमारा है बेटा वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। एस हमारा क्या है बच्चा? जियो स्टेशनरी है। ठीक है, तो सवाल कहता है बेटा क्या, देखो, ए रॉकेट ऑफ इसका मास m बेटा, मास m, रॉकेट ऑफ मास m इज फायर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट। ठीक है बेटा, प्लैनेट के सरफेस से एक रॉकेट को फायर किया गया। ठीक है बच्चा, सो दैट, कैसे फायर किया गया? रेडियली फायर किया गया। ठीक है, सो दैट it will strike and
स्टिक, स्ट्राइक करेगा और स्टिक कर जाएगा किससे? टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट को बेटा स्ट्राइक करेगा और चिपक जाएगा। ठीक है, तो कहता है फाइंड इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ रॉकेट, है ना बेटा, सो दैट इट कैन escape along with the satellite। सवाल समझ गया बेटा? सवाल समझ में आ गया? सैटेलाइट को चिपक जाएगा और सैटेलाइट को लेकर के स्केप कर जाएगा। इसके लिए हमें सैटेलाइट कितने स्पीड से फेंकना चाहिए? सत्या बोल रहा लगता है आज एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे। नहीं बेटा, इतने में नहीं बनेगा एस्ट्रोनॉट। बहुत काम करना पड़ेगा इसके लिए। ये 7 सेंटर से है प्लेनेट के या फिर सरफेस? सेंटर से है बच्चा, सेंटर से। रेडियस का मतलब सेंटर से ही बात करेंगे हम लोग। डरने की बात नहीं बेटा, इतना डरोगे क्यों बताओ? और जनवरी में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेन, अभी थोड़ी कुछ बोल सकता है बेटा कोई। अभी तो उम्मीद बहुत कमी है कि जनवरी में हो पाएगा। सर क्यों? हम्म सर क्यों नहीं होगा जनवरी में? अभी तो एडवांस हुआ बेटा तुरंत। हो सकता है अगले बार ऐसा भी कर दिया जाए कि जेई मेन का एक ही दिया जाए अटेम्प्ट, चांसेस बात का ही बनता है। ऑनलाइन पढ़ाएंगे या ऑफलाइन पढ़ाएंगे? भाई तो दोनों तरह क्लास लगेगी बेटा। खुलने के बाद भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास लगेगी जैसा लगता है मुझे। तो टीचर भी सेम रहेंगे ना, चेंज हो जाएंगे? अभी तो उम्मीद है कि सेम ही रहेंगे। सर आप ही रहें। हम्म सेम ही अभी रहने तो यही चाहिए। उम्मीद है। करो करो क्वेश्चन करो बच्चा।
जतिन का आंसर आया, वैष्णवी का आंसर आया। करो बच्चा करो। लक्ष्य का भी आया आंसर। लक्ष्य का भी आया आंसर। उस्मान, उस्मान का भी आया। देखो बच्चा मैं करता हूं। देखो बच्चा, यूं सोचो कि बेटा मान लीजिए हमारा सैटेलाइट, अगर ये सैटेलाइट यूं मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ vo, है ना बेटा, और वो उससे आगे टकराया बेटा रेडियली, है ना। तो यहां से आया बेटा रॉकेट, और यहाँ पे इसकी स्पीड मैंने मान ली v, यहाँ इसकी स्पीड बेटा v मान ली, है ना। तो अब देख बेटा, मोमेंटम अगर कंजर्व किया जाए तो क्या लिखोगे? पहले का मोमेंटम mv i कैप प्लस बाद का मोमेंटम mv नॉट j कैप, और जब दोनों चिपक जाएगा बेटा तो मैंने मान लिया वेलोसिटी v डैश वेक्टर। बोलो बेटा, होगा? ठीक है। तो देख बेटा, यहाँ जो कॉलिजन होता है, ये कॉलिजन का टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है ना, और इस दौरान दोनों बॉडीज एक दूसरे पे इंपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना बेटा। और अब जब ये इंपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो इंपल्सिव फोर्स का चूंकि मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है बेटा, है ना, ठीक है, इसलिए उसके कंपैरिजन में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, समझा बेटा, है ना। और यहाँ इंपल्सिव फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो नेग्लेक्ट हो गया बच्चा, है ना, तो फिर इस पूरे सिस्टम में जो एक ही था एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल, वो भी हो गया नेग्लेक्ट, है ना। कहोगे कॉलिजन का टाइम इंटरवल इतना छोटा होता है बेटा कि इस छोटे से समय में कोई आर्म फोर्स, कोई जनरल फोर्स, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा, इसलिए कॉलिजन के जस्ट पहले और कॉलिजन के जस्ट बाद हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तब क्या हो जाएगा बोलो? अब हो जाएगा बेटा v डैश वेक्टर इक्वल टू कितना, v बाई टू आई कैप प्लस v नॉट बाई टू जे कैप। इसका मतलब v डैश का कितना मैग्नीट्यूड, तो हो गया v स्क्वायर बाई 4 प्लस v नॉट स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट। बोल बच्चा, है ना। इसका मतलब बेटा ये v डैश हमारा क्या होना चाहिए बोलो, √2 इंटू वी ऑर्बिटल टू स्केप। बोल बच्चा, स्केप करने के लिए इतना होना चाहिए ना बेटा, बोलो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो बच्चा स्क्वायर कर दो, तो हो गया v स्क्वायर बाई 4 प्लस v नॉट स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2 v नॉट स्क्वायर। बोलो, होगा? इसका मतलब v स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 4, ये हो गया 7 बाई 4 v नॉट स्क्वायर। इसका मतलब v इक्वल टू √7 v नॉट। बोलो बच्चा, होना चाहिए ना, ठीक है। तब सोचो बेटा v नॉट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी v की, ये आ गया स्क्वायर रूट 7gm बाई आर। बोलो बेटा 7gm बाई 7r,
स्क्वायर रूट GM/R। बोलो बच्चा, होगा? ये बात समझ में आई? बोलो बेटा, ये स्पीड कौन सी आई? ये स्पीड आई बेटा इसको टक्कर करने से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी, इसको टक्कर करने से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी, है ना बेटा? अब सोचो, जब यहां पे इतनी वेलोसिटी है बेटा, तो प्लेनेट के सरफेस से जब हमने इसको फेंका होगा तो यहाँ पे स्पीड तो यू बोलेंगे ना बेटा, ठीक? अब यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व कर लो, तो क्या लिखोगे? के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, ठीक है? कितना हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM/R, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM/7R होगा, ठीक है? अब यहां वैल्यूज पुट करो, है ना बेटा, और u की वैल्यू निकाल लो, ठीक? नोट कर ले बच्चा। सर हाँ बोलो। सर वी डैश की वैल्यू सर वी नॉट बाय रूट टू आएगी या रूट टू बाय वी नॉट, रूट टू वी नॉट? विडस कौन सी स्पीड है बेटा? सर स्पीड से सर वो आके पहले सर कॉलिजन से पहले सर स्पीड जो है। नहीं बेटा, विडस तो हमारा कॉलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी है ना, बोलो, है ना? यस सर। कॉलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी है, और सवाल क्या कहता है कि दोनों को एस्केप करना चाहिए। यस सर। एस्केप करने के लिए विडस की वैल्यू एस्केप के बराबर होगी, यस सर। ठीक है? दक्ष पूछ रहा है इसमें mgh वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, इतनी ऊंची हाइट पे g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं बोल सकते ना बेटा, इतनी ऊंची हाइट है, इस पे g की वैल्यू कांस्टेंट थोड़ी मान सकते हैं हम लोग। लिख लिया बेटा? यस सर। एक मिनट सर। उधर लिखो लिखो। सर ब्लर हो गया सर। हम्म, ब्लर हो गया सर। स्क्रीन ब्लर हो गया। यस सर। हाँ यार, थोड़ा ब्लर तो हो गया।
Any improvement No, sir. sir. No, sir. at all? एक मिनट बेटा, इंटरनेट फिर से डिस्कनेक्ट करता हूँ इंटरनेट। कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा ना? No, sir. सर दोबारा स्टार्ट करके देख लो सर। वही कर रहा हूँ। एक मिनट। सही हो गया सर। Yes, sir. अब सही है। सही हो गया सर। उससे हो बेटा अब? यस सर। ठीक। अब ठीक है सर। तो देख बच्चा, अब देखा जाए प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो देख बेटा प्लैनेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ? प्लैनेटरी मोशन का मतलब हुआ, अब हम बात करना चाह रहे हैं बेटा मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। ठीक है, अब तक जो बात हो रही थी बेटा, ये बात हो रही थी सैटेलाइट का मोशन प्लैनेट के अराउंड। अब बात कर रहे हैं बेटा हम लोग प्लैनेट का मोशन सन के अराउंड। ठीक है, तो देखो बेटा प्लैनेट्स का जो मोशन है सन के अराउंड, हम सब लोग जानते हैं बेटा पाथ वो एलिप्टिकल होता है ना। सैटेलाइट का पाथ कैसा मानते हो? सर्कुलर। सैटेलाइट का पाथ मानते हैं बेटा हम लोग सर्कुलर, और प्लैनेट का ये मानते हैं बेटा एलिप्टिकल। ठीक है, तो देख बच्चा, अब मैं अगर बात करूं प्लैनेटरी मोशन का, तो हमारा स्टार्ट ही होगा बेटा केपलर्स लॉ से, है ना। मतलब केपलर लॉ कहो बेटा तो प्लैनेटरी मोशन का मोस्ट बेसिक है ना। तो देखो बेटा केपलर ने अपने पहले लॉ में क्या कहा? फर्स्ट लॉ में कहा बेटा कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल पाथ, है ना बेटा। इसने कहा कि जितने सारे प्लैनेट्स हैं बेटा, ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ठीक है, और सन किस जगह पे है?
with sun at the focus of it। ठीक है बेटा, सन जो कहां होता है, इसके फोकस पे होता है। ठीक है बच्चा, अब चलो सेकेंड लॉ में आए। सेकेंड लॉ कहता है बेटा कि रेट ऑफ स्वेप्ट एरिया of planet around sun is a constant। समझा बच्चा? कहता है कि मान लो अगर ये हमारा बेटा इलिप्टिकल पाथ है ना, तो हर इलिप्टिकल पाथ में, हर एलिप्स में बेटा दो होते हैं फोकस ना, बोलो। हर एलिप्स में बेटा दो होते हैं फोकस। ये हो गया हमारा ये हो गया क्या हमारा मेजर एक्सिस, और ये हो गया बेटा हमारा माइनर एक्सिस। तो यहां से यहां दूरी क्या बोलेगा, सेमी मेजर एक्सिस, और ये है बेटा क्या हमारा सेमी माइनर एक्सिस। ये हो गया बेटा एलिप्स का सेंटर। और इधर देखो, एलिप्स का फोकस एक यहाँ होता है बेटा, और एलिप्स का फोकस हमारा यहाँ होता है। दो होते हैं फोकस ना बच्चा, बोलो। एलिप्स के दो होते हैं फोकस, है ना। तो कहोगे बेटा इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे हमारा सन है। चलो मान लेते हैं सन ये है ना, और हमारा प्लेनेट जो है बेटा वो इस एलिप्स में चारों तरफ घूमता रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कहता है बेटा कि सन हमारा इस जगह पे है और प्लेनेट हमेशा इस पाथ में घूमता रहेगा। ठीक। दूसरी बात कही जाती है कि रेट ऑफ स्वेप्ट एरिया ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन इज ए कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ, देखो मान ले बच्चा कोई प्लैनेट इस वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन तक आया तो उसको लगा टाइम टी। ठीक बेटा, और अब जब यहां से यहां आया तो भी लगा टाइम टी, और यहां से यहां गया तो भी लगा टाइम टी, है ना बेटा। तो इन देखो जो पॉइंट के बीच में हमारा मूव कर रहा है बेटा प्लैनेट, है ना। तो अगर हम यहां से यहां की बात करें तो सन के अक्रॉस कितना एरिया स्वीप किया, देखो इतना एरिया स्वीप किया ना बेटा, ये बोलो। ठीक है, और जब यहां से यहां गया बेटा तो कितना एरिया स्वीप किया, देखो तो इतना एरिया स्वीप किया। अब यहां से यहां गया तो देखो बच्चा ये इतना एरिया स्वीप किया, बोलो। ठीक है, तो रेट ऑफ एरिया स्वीप्ट हमेशा बराबर है। इसका मतलब बेटा अगर तुम कहते हो कि ये डिस्टेंस का टाइम टी और ये डिस्टेंस का टाइम टी और ये डिस्टेंस का भी टाइम टी, तो फिर ये सारा एरिया भी बराबर होना चाहिए, है ना। यही ना कहता है हमारा कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोलो बेटा, है ना। तो देख के बताओ, तो ये सारा एरिया अगर बराबर है बेटा, है ना, तो ये चौड़ाई और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए? अलग होना चाहिए। अलग होने चाहिए। अलग होना चाहिए। सबसे ज्यादा कहाँ पे होना चाहिए? वो पहला उसके वाला पास पॉइंट है, सबसे पास ए वाली। सबसे फर्स्ट वाला बेटा, ये वाला। हाँ, उसके बाद ये वाला, यस सर, और उसके बाद ये वाला। यस यस सर, सर, यस सर। तो क्या ऐसा कह सकते हैं बेटा कि जो सबसे पास का पॉइंट है वहां स्पीड सबसे ज्यादा होगा, यस सर, यस सर, और जो सबसे पास दूर का पॉइंट है वहां स्पीड सबसे कम है? यस सर। यस क्योंकि सर, बराबर समय दिया हमने, फिर भी बेटा देखो इसमें ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, यहाँ सबसे कम डिस्टेंस कवर किया, बोलो। यस सर। ठीक है ना बच्चा। तो सन की अराउंड घूमने में प्लेनेट का सबसे ज्यादा स्पीड होगा बेटा मिनिमम डिस्टेंस पे, और सबसे कम स्पीड होगा मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ठीक है, सर, हेलो सर। अब थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ हमारा क्या है, देखो सर, तो बोलो।
सर अभी आपने कहा कि सबसे कम स्पीड होगी जहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया स्वीप किया है, नहीं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस। दूरी। हाँ, इस वाले पॉइंट पे देखा तुमने, सबको टाइम बराबर दिया ना हमने, हाँ सर। तो यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो बेटा इतना कवर किया है ना, हाँ सर। यहाँ इतना कवर किया, और यहाँ बस इतना ही कवर किया, है ना बेटा। एरियल वेलोसिटी इक्वल है ना, लेकिन जो नॉर्मल स्पीड की बात करते हैं हम लोग, ds बाई dt, वो तो बेटा पाथ की लंबाई में होगा ना वो तो। यस सर। बात समझ गए। यस सर। अब आओ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहता है बेटा कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, चारों तरफ घूमने का जो टाइम पीरियड है बेटा, है ना, इज टाइम पीरियड कैपिटल टी, कैसे लिखो लैंग्वेज में, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड क्या बेटा, स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to cube of semi major axis। ठीक है बेटा, P का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा a क्यूब का। ठीक है, ये हमारा केपलर का थर्ड लॉ है, लिख लो। हो गया बेटा। एक मिनट तो सर। सर हाँ बेटा, ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस है। हो गया बच्चा। ये सर सर अगर सन, ये जो सन है अगर दूसरे फोकस पे होता तो जो सेमी मेजर एक्सिस है वो उसके ठीक अपोजिट होता। तुम क्या सवाल कर रहे हो बेटा, बताओ तो, अजीब नहीं बात कर रहा है तुम, हाँ? बताओ, सोचो, अगर पेन ये है, पेन दिख रहा है, तो ढक्कन ऐसे लगा रहे हैं, यस सर।
अब बोलोगे पेन ऐसे हो जाएगा तो क्या ढक्कन ऐसे लगाएंगे? बोलो। नहीं सर, मतलब वही होगा ना, जैसे अगर अपोजिट होगा हमेशा हर कंडीशन में। क्या फर्क पड़ता है बेटा इससे? फोकस कोई भी हो, दोनों फोकस एक जैसा ही होता है ना। इरेज कर रहा हूं बेटा, इधर देख। देख बच्चा, एलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो तुमको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, ये हमारा एलिप्टिकल पाथ हो, ये एलिप्स शेप हो बेटा, है ना। तो एलिप्स का ये हमारा हुआ मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये सेंटर, एक फोकस हमारा ये, और एक फोकस हमारा ये F1 और ये F2। ठीक है, तो बोल बेटा F1 F2 के बीच की दूरी क्या होती है? बोलो बेटा 2AE, है ना। एलिप्स के दोनों फोकस के बीच की दूरी होती है बच्चा 2AE। ठीक है, और E हमारा क्या है बच्चा? बोलो, E हमारा है बेटा इसेंट्रिसिटी। E हमारा है इसेंट्रिसिटी, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो बोलते बेटा अगर हम A इक्वल टू बी कर दें तो कितना होगा इसेंट्रिसिटी? 0 0 0 होगा ना बच्चा। इसका मतलब बोल सकते हैं बेटा कि सर्किल इज एन एलिप्स ऑफ इसेंट्रिसिटी 0। यस सर। हो सकते हैं। अब बोलो, अगर हम b की वैल्यू घटाते जाएं और b को फाइनली बोले टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा? e का वैल्यू 1 1 1 हो तब जाएगा। सोचो बेटा, अगर b की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो गई, 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, मतलब यूं समझो कि ये हमारा हो बेटा 1 किलोमीटर, ये हो 1 किलोमीटर, और ये हो बेटा 1 सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं ना b टेंडिंग टू 0। तो बोलो बेटा पाथ कैसा हो जाएगा फिर? अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओसिलेटरी मोशन। बोलो, यस सर। हो जाएगा। तो e की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो F1 F2 कितना हो जाएगा? 2A 2A, है ना। इसका मतलब दोनों फोकस कहाँ पहुंच जाएंगे? इंटर पे। सर, वो A वाली लाइन पे, ये एकदम मेजर। यहाँ पहुंच जाएंगे दोनों फोकस ना। यस सर। और पार्टिकल बोलेंगे ऐसे ऐसे कर रहा है ओसिलेट। यस सर। बोलो बेटा, बोलेंगे ना। यस सर। ये बात समझ में आई? अब बोलो बच्चा, किसी भी फोकस से किसी भी पॉइंट की जो कम से कम दूरी होगी, यही ना होगी बेटा? बोलो R मिनिमम। यस तो सर। R मिनिमम क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो ए A माइनस ए होगा बच्चा। इसका मतलब A ऑफ 1 माइनस E, और जो R की मैक्सिमम वैल्यू होगा बेटा, ये होगा A प्लस ए इंटू A ऑफ 1 प्लस E। बोलो बेटा, बोलो। ठीक, ये कितना होगा बेटा? तो बोलेंगे ये पूरा कितना है? A, A और ये कितना है? A ही। A तो ये कितना हुआ? A माइनस A तो उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा? A प्लस A। होगा। ठीक, अब बोलते बच्चा जैसे बोल सकते हो क्या? A इक्वल टू R मिनिमम प्लस R मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। देखो तो, यस सर। बोल सकते हैं। सर और E इक्वल टू बोल सकते हैं बेटा R मैक्सिमम माइनस R मिनिमम अपॉन बाई 2A। 2A। बोल सकते हैं। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक, देखते बेटा, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट में। बोल बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स
कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स से बिल्कुल सही कहा। तो अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा तो यूं बोल सकते हैं क्या कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यस बोलो सर। बच्चा। यस सर। बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यस सर। है ना? चलो तीसरी बात देखो, अगर मैं सन को बेटा ओरिजिन मान लूं, सन को ओरिजिन मान लूं तो सन कहां पे है? F1 पे है ना बेटा? यस सर। तो सोचो बेटा जब प्लेनेट यहाँ पे होगा, है ना, जब प्लेनेट हमारा मिनिमम डिस्टेंस पे होगा बेटा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा? लगेगा। और जब यहाँ होगा तो ऐसे, जब यहाँ होगा तो ऐसे, यहाँ होगा तो ऐसे, यहाँ होगा तो ऐसे। बोलो बेटा, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही लग रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो बोलो बच्चा, अगर हम सन को ही मान लें क्या ओरिजिन, ठीक है, तो इस फोर्स का टॉर्क बनेगा क्या? बोलो। सर अगर सन को ही ओरिजिन मान लो, सन को ही एक्सिस मान लो, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? यस सर। बनेगा। फिर बनना चाहिए। बनना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Force into F एफ perpendicular इंटू distance. परपेंडिकुलर Perpendicular distance. आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ। बोलो बेटा, आर और एफ अभी कितना एंगल बन रहा है दोनों में? वो 0 डिग्री। तो आर क्रॉस एफ कितना होना चाहिए? 0। Zero. और कितना? जीरो। 0। तो क्या बोलेंगे? एज टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट सन, बोल बच्चा, इज 0, है ना बेटा? एट ऑल इंस्टेंट्स, दिख रहा है ना कि सन के अबाउट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क देखें तो हर इंस्टेंट पे टॉर्क 0 है बेटा, है ना? यस सर। ठीक है, और बताओ बच्चा, अगर टॉर्क 0 हो, है ना, एक ही फोर्स है और कोई फोर्स तो है नहीं, यस सर। एक ही फोर्स है बेटा, उसका भी टॉर्क 0 है, इसका मतलब नेट टॉर्क 0 है। यस सर। यस सर। और अगर नेट टॉर्क 0 है तो बोलो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। बिल्कुल सही, हेंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट किसके अबाउट? बोलो, अबाउट सन इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट, है ना बेटा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एमवीआर। mvr sin थीटा, है ना बच्चा? थीटा क्या है बोलो? v और r के बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लिख लो। सर बोलो। सर जो टॉर्क में सर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं सर, हाँ, सर वो मतलब वही डिस्टेंस है जो ओरिजिनल जैसे सन को मान के चल रहे हैं, तो सन से डिस्टेंस। फोर्स से परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स लग रहा है ना, यस उसको सर। सन से उस लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। यहाँ हर बार आर परपेंडिकुलर 0 ना हो गया बेटा, सभी तो वहीं से पास कर गया, फटाफट नोट कर लो।
लिख लिया बेटा? यस सर। सर 1 मिनट रुक जाइए। अब हो गया? तो देख बच्चा, तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है बेटा, बोलो? सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है? आर मिनिमम पे। यस सर। मिनिमम पे, है ना बेटा? चलो, तो अगर कहें मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, चलो कैलकुलेट करके देखा जाए। तो देखो बेटा, ये हमारा हुआ सन, कोई प्लैनेट मान ले बेटा घूम रहा है ना? तो देख बेटा, ये हमारा डिस्टेंस हुआ मिनिमम, ये हो गया हमारा मैक्सिमम स्पीड। बोलो बेटा, ये हमारा हुआ मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये हो गया बेटा मिनिमम स्पीड। बोलो, होगा ना? यस सर। ये आर मैक्सिमम, ये आर मिनिमम, है ना बेटा? अब चल, कोई एक बीच का मान लिया जाए बेटा पोजीशन, जहां डिस्टेंस आर है बेटा, है ना? ठीक है, तो आर का वेक्टर ऐसे बोलोगे ना, वेक्टर। और यहाँ जो वेलोसिटी है बच्चा इसकी, ऐसे वेलोसिटी है वी टेंजेंशियली, तो दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है बेटा? ठीक, ध्यान देना। तो देखते बच्चा, अभी वाले कंडीशन में हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी, है ना बेटा? यहाँ की और यहाँ की, हर जगह की मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी। बोलो बेटा, यस सर। होगा? बोलेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, चाहे कहीं भी निकालो, हर जगह बराबर होगा बेटा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कितना बोलोगे, हाफ mv² माइनस जी एम एम बाई आर। बोलो बेटा, कैपिटल एम क्या है? सन का मास, स्मॉल एम प्लैनेट का मास। ठीक है बच्चा? इज इक्वल टू यहां का बोल सकते हो एनर्जी, हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर मैक्सिमम। बोल बच्चा, इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर मिनिमम। बोलते बच्चा, बोल सकता है ना? टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर जगह सेम ही रहेगी। बोलो बेटा, ठीक है ना? तो अब बताओ, अब यस सर। निकालना चाहूं अगर बेटा मैं निकालना चाहूं एंगुलर मोमेंटम, है ना? तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल एल ना बेटा? कैपिटल एल इक्वल टू, इस वाले पॉइंट पे क्या लिखोगे, mv इंटू आर इंटू साइन थीटा लिखोगे बेटा? बोलो, लिखोगे ना? इज इक्वल टू यहाँ का बोलो कितना एंगुलर मोमेंटम, यहाँ का बोलो, बोलोगे ना बेटा? एम पी मैक्सिमम इंटू आर mv मैक्सिमम इंटू इंटू आर आर मिनिमम आर मिनिमम इज इक्वल टू m इंटू v मिनिमम इंटू इंटू आर आर मैक्सिमम। हर जगह बराबर ही वैल्यू होगी ना? थोड़ा कैमरा नीचे हो। सर नीचे बात दिख नहीं रहा है सर। ठीक है बच्चा? अब यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब बताओ बेटा, मुझे आर मैक्सिमम और आर मिनिमम तो पता है ना? आर मिनिमम आर मैक्सिमम तो पता है ना बेटा? कितना?
यस सर। ए A ऑफ म- 1 प्लस ई और ए ऑफ 1 माइनस ई। बोलो यस बेटा, सर। यस है सर। ना? तो इस तरह से अगर यूं सोचो कि ये हमारा 1 नंबर इक्वेशन हो, है ना बेटा, और ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन हो, तो इन 2 इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना, बी मैक्सिमम बी मिनिमम। यस सर। बोलो बेटा, है ना? कहते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 सॉल्व करो। ठीक है, तो वैल्यू आएगा तुम्हारा बेटा बी मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम इंटू जी एम बाई ए इंटू आर मैक्सिमम बाई आर मिनिमम, है ना बेटा? तुम उसको ये भी कह सकते हो स्क्वायर रूट जी एम बाई ए 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। बोलो बेटा, ठीक है। और सॉल्व करके निकालोगे तो v मिनिमम आएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई ए इंटू आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई ए इंटू 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। बोल बेटा, समझे ना? ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी। बोलो बच्चा, ठीक है। अब अगर मैं निकालू बेटा, अब अगर निकालना चाहूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है भाई, तो देखो बच्चा, टोटल एनर्जी की वैल्यू इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे इतनी इतनी और इतनी, है ना बेटा? लेकिन जो कुछ भी है वो तो हर जगह बेटा कांस्टेंट ही है ना। बोलो, यस सर। है कि नहीं? अब बताओ, टोटल एनर्जी मैं चाहे किसी भी पॉइंट पे निकाल लूं, सबका रिजल्ट सेम ही होना चाहिए ना बेटा? यस सर। मैं निकाल लिया किससे, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर मिनिमम। बोल बच्चा, कर सकते हैं ना? ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पुट किया ना बेटा, और जब सॉल्व किया मैंने, तो वैल्यू आया मेरा t इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 2a। ठीक है बच्चा, ये बस वैल्यू याद करनी है, इसे वैल्यू याद करनी है ना बेटा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, माइनस जी एम एम बाई 2a। ठीक है बच्चा। और अगर जब तुमने कैलकुलेट किया टोटल एंगुलर मोमेंटम, है ना बेटा, किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगुलर मोमेंटम ये भी आना चाहिए ना बेटा कांस्टेंट। बोलो, कैपिटल एल इक्वल टू कितना, या तो ये या तो ये या तो ये कोई पुट कर ले, है ना? तो हम लोग क्या कहेंगे, m इंटू वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम, है ना बेटा? इसको ही पुट कर लिया फिर से, तो इसको सॉल्व करके आया बेटा वैल्यू, इसको सॉल्व करके आता है वैल्यू एल इक्वल टू स्मॉल m इंटू बी स्क्वायर रूट जी एम बाई ए। ये आता है बेटा वैल्यू एंगुलर मोमेंटम का, समझा? एम बी इंटू स्क्वायर रूट जी एम बाई ए। ठीक है बच्चा? लास्ट लेक्चर है? क्या बेटा? अरे ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर है? नहीं, एक और लगेगा। बहुत जल्दी खत्म कर दिया सर। क्या? बहुत जल्दी खत्म हो गया। ओ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक देख करके तुमको उम्मीद लग गया था कि ये भी इतना ही लंबा होगा। ये उतना लंबा तो नहीं, उसकी आधी लंबाई की हो सकती थी अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैट से पहले पढ़े होते। तो टॉपिक में कम से कम लगता है 10 क्लास। की तरह आगे चला गया। कुछ नया दिखाई नहीं बेटा, नहीं इसमें नया, इसमें कुछ कहो तो वही मिला, एक प्लैनेटरी मोशन और सैटेलाइट मोशन। भाई ये सारे कॉन्सेप्ट तो वही है, खाली कैलकुलेशंस में है और कुछ नहीं खास। ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रो के बाद रखने का मोटिव यही था, ताकि 4-5 क्लास बच सके इसमें। सर अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का होमवर्क भी पूरा नहीं किया सर। ग्रेविटेशन क्या बात करते हो, पूरा नहीं किया अभी? अभी नहीं क्यों नहीं किया तुमने? गंदे बच्चे, पढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का आधा बचा हुआ है।
चलो चलो करो करो, फटाफट नोट करो, टेंशन मत लो। अरे ग्रेविटेशन में गॉस लॉ टाइप का कुछ नहीं होता? होता है ना, बिल्कुल वैसे ही जिससे वहां यूज किया था वैसे यहाँ भी यूज करना है, बिल्कुल सेम तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या कहा था, E डॉट ds बराबर क्यूब इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा। यहाँ पे कहेंगे E डॉट ds बराबर 4 पाई g इंटू मास इनक्लोज्ड। लेकिन कभी बेटा गॉस लॉ का नाम नहीं लेंगे, बात समझे। गॉस लॉ का नाम कभी भी लेना नहीं है ग्रेविटेशन में, क्योंकि गॉस ने ग्रेविटेशन में कोई लॉ नहीं दिया था। समझ गए बात? एक फिर नंबर उसका बात। नाम? दूसरी बात ये कि ग्रेविटेशन है बेटा, लाइंस ऑफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था टर्म का। ग्रेविटेशनल लाइन खुद समझ सकते हो दिमाग में, लेकिन कभी भी ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि इसका कोई ओरिजिन पॉइंट नहीं है। क्योंकि मास जो होता है बेटा वो सिर्फ पॉजिटिव ना होगा, कभी नेगेटिव मास होगा क्या? नहीं होगा। नहीं नेगेटिव मास तो होता ही नहीं बेटा। यस सर। यस सर। यूज सारा किसी कर सकते हो, यूज सारा कॉन्सेप्ट करना है, बस गॉस लॉ का नाम कहीं लेना नहीं है। अगर लाइंस नहीं होती फिर तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स भी कुछ नहीं होता होगा। नहीं हो तभी तो समस्या है ना, तभी तो कोई समस्या है। लाइन नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं है तो गॉस लॉ नहीं है ना। इसलिए कभी कोई सवाल नहीं कर सकता तुमसे ग्रेविटेशनल फ्लक्स क्या होगा, है ना। और अगर कर भी रहा है तो वो चेक करना चाहता है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है कि नहीं। अपने आप में सवाल करना ये गलत है कि ग्रेविटेशनल फ्लक्स कितना होगा। देख लिया? नहीं सर। और पढ़ाओगे? क्या रवि और पढ़ाओगे इनके? क्यों नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा ना टाइम 5 मिनट। यस सर। लिख लिया? नहीं सर। टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला हम लोग को तो आज यार। डिस्कशन कल होगा फिर। आप तो कल ही करेंगे, टाइम का पता ही नहीं चला आज। उतना टाइम चला गया ना उसमें वीडियो करेक्शन करने में। चलो देखो बच्चा आगे। अब बेटा इन सब की मदद से जो पढ़ा अभी बेटा हमने अब तक, ठीक है, इनकी मदद से बेटा हम लोग एक बार केपलर्स के लॉ को रियलाइज करें, है ना बेटा। तो देख बेटा, रियलाइजेशन ऑफ केपलर्स लॉ। देखो केपलर्स के लॉज को देखो बेटा। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ हमारा जो है वो क्या है बोलो, कि सारे प्लैनेट कैसे पाथ पे घूमते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूमते हैं, है ना। ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो कहोगे फर्स्ट लॉ जो हमारा है बेटा, है ना, ठीक, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ की प्रॉपर्टी है। समझा? इनवर्स स्क्वायर लॉ की प्रॉपर्टी है मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझा बेटा? अगर कभी भी फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r है ना, या प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, या 1/r⁴ है ना बेटा, तो इसमें कभी भी बेटा इलेक्ट्रिकल पाथ नहीं बन पाएगा। समझे बात को? उन सब में सर्कुलर पाथ बन सकता है बच्चा, लेकिन इलेक्ट्रिकल पाथ बनना पॉसिबल नहीं है। समझे बात को? इसको भी हम लोग बेटा साबित तो कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें इलिप्स की ज्यादा प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, इतनी ज्यादा जो तुम 11th-12th में नहीं पढ़े हो। ठीक, तो इसकी बात तो हम लोग साबित नहीं कर पाएंगे बेटा। बस इतना ध्यान रख लो, क्वेश्चन वगैरह यही पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन में कहीं तुमसे ऐसा पूछे कि बोलो F प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ है ना,
ठीक है, तो अब बताओ केप्लर्स के कौन कौन से लॉज वैलिड हैं। ठीक है, तो कहना फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, फिर फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है ना। अब चेक करो सेकंड लॉ थर्ड लॉ वैलिड है कि नहीं, देखते हैं। देखो बच्चा, सेकंड लॉ में तो इलिप्स के बारे में कुछ कहता है, उसी से ये देखना बेटा, ये हमारा पाथ हो गया बेटा एलिप्स, है ना। मान लिया जाए बच्चा कि किसी भी एक खास समय पे हमने प्लैनेट को बेटा यहाँ पे देखा, इसको देखा यहाँ पे t सेकेंड पे, है ना, और थोड़ी देर बाद यहाँ दिखा, कब, t प्लस डी टी। ठीक है, तो क्या है, मान सकते हैं बेटा ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, बोलो बेटा, है ना। इस डिस्टेंस को इतना छोटा मान सकते हैं बेटा कि इसको एक स्ट्रेट लाइन जैसा मान ले, वी डी टी। बोल बच्चा, मान सकते हैं ना। यस सर। यस सर। तो डिस्टेंस बहुत छोटा है तो फिर ये एंगल बहुत छोटा होगा, है ना। तो अब देखो बेटा, इस वाले से अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करें, इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें बेटा, है ना, ठीक है, और यूं कह दें कि देखो यहां से जो वेलोसिटी है बेटा वो इस आर के मुकाबले में थीटा एंगल पे है ना, तो फिर ये भी एंगल हमारा क्या है बच्चा, थीटा है ना। तो बोलो तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पी एम, उसको बोल सकते हो पी क्यू साइन थीटा, बोलो। यस सर। बोल सकते हो ना बेटा, ये हो जाएगा हमारा v डी टी साइन थीटा, बोलो, है ना। तो देखो तो बेटा जो ट्रायंगल हमारा था, जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, उसको ऐसे बोल सकते हो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू, एंगल ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू। एरिया बहुत छोटा ना होगा बेटा, डी ए होगा ये, तो इसको बोल सकते हैं बेटा हाफ इंटू एस क्यू इंटू पी एम, बोल सकते हैं ना। तो डी ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, हाफ डी एस क्यू हो गया आर, और ये हो गया वी डी टी साइन थीटा, बोलो बच्चा, है ना। तो अब बताओ ऐसे बोल सकते हैं बेटा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर वी साइन थीटा, बोलो, ठीक। अब इसको मैंने क्या किया, m से ऊपर मल्टीप्लाई किया, m से नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो गया बेटा बताओ, L/2m होगा ना बेटा, डी ए अपॉन डी टी L बाई 2m। इसको बोल सकते हैं हाफ इंटू बी स्क्वायर रूट जी एम बाई ए, बोल बच्चा। यस सर। यस सर। अभी हम लोग L निकाले थे ना, ठीक। तो ये क्या होता है, ये है ना बेटा एक कांस्टेंट, बोलो, ये है ना बेटा कांस्टेंट। सर m जो है वो नहीं लिखेंगे हम लोग, dA/d। बेटा तो L/2m लिखा ना मैंने यहाँ, देखो। हाँ सर, ठीक। फिर एंगुलर मोमेंटम में आता है ना m भी, तो कट गया, इतना बचा, क्या दिखा बेटा, है ना कांस्टेंट, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, बोलो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है ना, इसलिए हमारा ये डी अपॉन डी टी भी कांस्टेंट है। यस सर। है ना बेटा। अब बताओ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि टॉर्क जीरो है। टॉर्क क्यों जीरो था, क्योंकि जो थीटा है वो r और x को 0 है। क्योंकि फोर्स हमेशा कहां से पास कर गया, सन से पास कर गया, इसलिए टॉर्क जीरो था। यस सर। क्या इस कॉन्सेप्ट में फोर्स के फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, नो सर। इसका मतलब फोर्स चाहे कैसा भी हो, है ना, ये एप्लीकेबल है। यस सर। यस सर। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ऐसा नहीं भी हो तो भी सेकेंड लॉ वैलिड है। यस सर। बात समझ में आया बेटा, अगर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं भी है तो भी हमारा ये लॉ वैलिड है, ठीक है। तो ये हमने कल हम लोग कहाँ पहुंच गए बेटा, हम लोग अभी
अब पहुंच गए हम लोग, सेकंड लॉ वेरीफाई कर लिए ना हम लोग, बोलो। केपलर का सेकंड लॉ वेरीफाई कर लिए बेटा हम लोग, है ना। अच्छा बताओ, ये रेट ऑफ स्विफ्ट एरिया कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो बोल बेटा डी ए अपॉन डी टी जो है वो कांस्टेंट है ना बच्चा? इसका मतलब बेटा हर एक सेकंड में इतना एरिया कवर करेगा। यस सर। ये अपॉन डी टी का मतलब ये ना हुआ बेटा कि हर एक सेकंड में इतना एरिया कवर करेगा। इसका मतलब पूरे टाइम पीरियड में ये तो पूरा एरिया कवर कर लेगा। यस सर। यस बोलो बेटा, पूरे टाइम पीरियड में तो पूरा एरिया कवर कर लेगा ना बेटा। सर तो डी ए बाई टी कितना था? हाफ बी स्क्वायर रूट जी एम बाई ए इंटू टी बराबर एलिप्स का एरिया क्या होता है बच्चा? पाई ए बी। पाई ए बी। क्या दिखा तुमको? बी से बी कैंसिल। बी कैंसिल, तो टी क्या कितना आ गया बेटा बताओ? 2 पाई स्क्वायर रूट ए क्यूब बाई जी एम। बोलो बच्चा। यस सर। क्या प्रूफ हो गया? कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है बेटा। यस सर। हो गया बेटा, बोलो। यस सर। बात समझ में आया? यस सर। तो ये हमने केपलर्स का थर्ड लॉ ही वेरीफाई कर लिया। प्रूफ तो नहीं बोल सकते, वेरीफाई बोल सकते हैं बेटा इसको। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। देख बेटा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। सर फर्स्ट लॉ को एक बार बताओ। सुनो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है इसलिए डी ए बाई टी कांस्टेंट है। बोल। यस सर। यस सर। लेकिन मुझे बताओ ये फॉर्मूला कहां से आया था? ये तो एनर्जी कंजर्व करने के बाद आया था ना बच्चा। यस सर। एनर्जी कंजर्व किया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, तब स्पीड निकाला, और स्पीड निकालने के बाद ये आया। यस सर। तो अब बताओ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है तो ये थर्ड लॉ सही है कि नहीं? ये सर। जल्दी बताओ। सही है सर। सही नहीं है है सर। बच्चा, सही है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि थर्ड लॉ में निकालने के लिए हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ी ना बेटा। बोलो, बिना इसके तुम प्रूफ कर पाते क्या? नहीं। तुम सिर्फ इससे कर पाते? तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी ना बेटा। यस सर। और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन में एनर्जी कंजर्वेशन भी था। यस सर। इसके Yes, मतलब sir. हम लोगों ने फॉर्मूला जी m1 m2 बाई आर इस्तेमाल कर लिया। यस सर। पोटेंशियल Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर तभी होगा जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होगा। यस सर। यस सर। बात समझ में आई? यस इसका सर। मतलब सिर्फ सेकेंड लॉ ही ऐसा लॉ है, सिर्फ सेकेंड लॉ ही ऐसा लॉ है बेटा जो फोर्स के फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करता है ना, बाकी सब डिपेंड करता है। समझ में आई बात? तो सर जो फर्स्ट और थर्ड लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ मान रहे हैं। एकदम सही बात। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था बच्चा? पूछ रहा था कुछ फर्स्ट लॉ में, कौन पूछ रहा था? शायद फिर से ये बता पहला दो। पूछा। फर्स्ट लॉ मैंने कहा बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब जब भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होगा देन ओनली कोनिकल पाथ इज पॉसिबल। समझा बच्चा? अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ इनवर्स स्क्वायर लॉ में ही एलिप्टिकल पाथ पॉसिबल है। तो चलो बच्चा, आज इतना ही। होमवर्क वही पुराना वाला, कुछ नया नहीं। पहले क्या दिया था होमवर्क? एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 ये दिया था ना मैंने। यस सर। ठीक है, चलो इतना ही करके आना। नोट कर ले। और शुरू ग्रेविटेशन का होमवर्क ऐड कर दे रहा हूँ इसमें। पहले ग्रेविटेशन में क्या ऐड किया था मैंने? काफी है सर, पुराना ही। सेक्शन ए नहीं बी। काफी है। ठीक है चलो Yes, भाई, sir. तो इतना ही करके आना। नोट कर ले। बाय। हाँ तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, दूसरा मीटिंग स्टार्ट करूंगा ना मैं। तो 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो तुम। थैंक यू सर। तो बच्चों बाय, मीटिंग बंद कर रहा हूँ।